Hello everyone and welcome to the class on research design. Now research design basically as a concept आपको रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस बताता है। यानी आप क्या रिसर्च करेंगे, कैसे, कब, कहाँ और किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप एक रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको रिसर्च डिजाइन में मिलता है। यदि हम डेफिनेशन को देखें तो रिसर्च डिजाइन इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी रिसर्च डिजाइन बेसिकली उन कंडीशंस को जॉट डाउन करता है, अरेंज करता है, जिसके आधार पर, यानी वो रिसर्च डिजाइन एक आधार बनाता है जिस पर आप अपने कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा को बेस करेंगे। इसके साथ ही आप ये भी इंश्योर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च डिजाइन दैट आप रेलेवेंस और अपने पर्पस को फॉलो करें और साथ ही इकोनॉमी इन प्रोसीजर को इंश्योर करें। यानी आप इस तरीके से अपने रिसर्च को कंडक्ट करें बाय फॉलोइंग योर रिसर्च डिजाइन विच प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ योर डेटा, ताकि आप अपने दिशा को आप अपने ट्रैक को नहीं छोड़ें, आप अपने पर्पस को फुलफिल करें और साथ ही इकोनॉमी इन प्रोसीजर, मतलब कई बारी हम रिसर्च कंडक्ट करने के बाद हम इतने सारे वेरिएबल्स और इतने सारे डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं that it becomes very difficult for us to then accumulate and make sense out of this, out of those multiple sources and multiple data. So economy in process का मतलब है कि हम we should always stick to the plan and research design helps us in doing that. रिसर्च डिजाइन बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रिसर्च कंडक्ट होती है। यानी वो एक ब्लूप्रिंट है कलेक्शन का, डेटा कलेक्शन का और डेटा एनालिसिस का। रिसर्च डिजाइन जब तक हम फाइनलाइज नहीं करते, हम रिसर्च को एक्चुअली कंडक्ट इनफैक्ट स्टार्ट भी नहीं कर पाते। इसीलिए रिसर्च डिजाइन हमें कई सवालों के जवाब देता है, जैसे आप क्या स्टडी कर रहे हैं, क्यों इस स्टडी को आप करना चाहते हैं। रिसर्च डिजाइन आपसे आपका रैशनल भी मांगता है, जस्टिफिकेशन मांगता है। देन वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, कहाँ पे आप स्टडी करेंगे, किस किस्म का डेटा आपको रिक्वायर्ड होगा, आप प्राइमरी डेटा को जनरेट करेंगे, सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करेंगे, एटसेट्रा। ये जो डेटा है वो आपको कहाँ से मिल सकता है, आप लोगों को इंटरव्यू करेंगे, आप गवर्नमेंट डेटाबेसेस को छानेंगे, आप ऑलरेडी अवेलेबल पब्लिकेशंस को छानेंगे। इसके साथ ही what periods of time will the study include? Yes, research design has this wonderful and very strong स्ट्रक्चर जहां आप अपनी पूरी डिजाइन की टाइमलाइनिंग करते हैं, पूरी स्टडी की टाइमलाइनिंग करते हैं। हाउ मच टाइम will it take for you to finalize the topic, how much time will it take for you to collect the data, then analyze the data, then report writing, then submission. Everything is well divided into timelines in a good research design. Then apart from the time, आपकी क्या सैम्पल डिजाइन होगी, मतलब आप किन लोगों से अपने डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं, what techniques will you use, will you use your interview method, will you be using your observation method, you will be conducting an experiment, etc. एंड हाउ विल यू एनालाइज द डेटा। डाटा एनालिसिस के भी अपने बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल जिनका सिलेक्शन आपको अपने रिसर्च डिजाइन में मेंशन करना होगा। एंड देन व्हाट स्टाइल विल द रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड, दैट अगेन इज अ टोटली रिपोर्ट राइटिंग के अपनी पूरी स्टाइल्स होती हैं। किस तरीके से आप चैप्टर स्कीम तैयार करेंगे, किस तरीके से आप अपनी रिजल्ट्स डिस्कशन को प्रेजेंट करेंगे। सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन अ रिसर्च डिजाइन। और यदि आप इन सारे सवालों का जवाब दे देते हैं, देन यू हैव योर रिसर्च डिजाइन इन प्लेस। नाउ अगर इन सारी स्टेट डिसीजंस को हम देखें तो बेसिकली ओवरऑल रिसर्च डिजाइन के चार मुख्य हिस्से बन जाते हैं। नंबर वन इज द सैम्पलिंग डिजाइन, जो कि आप किन लोगों से अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सैम्पलिंग डिजाइन बेसिकली इज वेरी
important when you present your study or when you present your proposal to somebody, because they are very interested in how, why, what justification is there behind your selection of a particular respondent. आपने इसी एज ग्रुप के लोगों का चयन क्यों किया, यहीं के लोगों का चयन क्यों किया, इस एजुकेशनल स्टेटस को आपने देखा, और कौन से फैक्टर्स आपने अपने रिस्पोंडेंट्स में देखे. सो सैम्पल डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसको सही तरीके से करने में भी रिसर्च डिज़ाइन आपकी हेल्प करता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन इज द ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन. यानी आप किन कंडीशंस में अपने ऑब्जर्वेशंस को लेंगे. से फॉर एग्जांपल आप महिलाओं में वर्क प्लेस कल्चर को नोटिस करना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप वर्क प्लेस कल्चर को स्टडी करने के लिए अगर ऑब्जर्वेशंस लेना चाहते हैं या फिर डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने टाइमिंग को भी पूरी तरीके से सेट करना पड़ेगा. You cannot go on weekdays because it is convenient to you, or you cannot go during lunch periods, or you can rather go during the lunch periods. So आपको अपनी observational design को भी finalize करना पड़ेगा. Then we have the statistical design. One must always decide what statistics are you going to implement before even. होता क्या है कि हम डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टेटिस्टिशियन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे इस पे आप स्टार्ट लगा दीजिए, जबकि द करेक्ट वे इज योर स्टेटिस्टिकल डिजाइन शुड बी फाइनलाइज्ड वे बिफोर योर रिसर्च इज एक्चुअली स्टार्टेड. आप किस आधार पर अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें एरर का कितना चांस है, किन लोगों को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टेटिस्टिकली डिराइव होती हैं. सो योर स्टेटिस्टिकल डिज़ाइन अगेन फ्रेम्स अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन. एंड द फोर्थ वन इज द ऑपरेशनल डिज़ाइन. ऑपरेशनल डिज़ाइन बेसिकली आपको टेक्निक्स बताता है कि आप किन टेक्निक से सैम्पलिंग करेंगे, किन टेक्निक से स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, किन टेक्निक से आप ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन लेंगे, और अपने डेटा को एनालिसिस की आप किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं. तो बेसिकली 4 डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन के 4 हिस्से बनते हैं. सैम्पलिंग डिज़ाइन, देन यू हैव योर ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन. ये चारों डिज़ाइन मिला के मोटा मोटी आपके रिसर्च डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं. सो यहाँ तक अगर हमने जाना है तो हम ये समझ गए हैं कि रिसर्च डिज़ाइन के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं. नंबर 1, ये एक ऐसा प्लान है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित जानकारी को कहाँ से, किन सोर्सेज से जुटाने वाले हैं. सो रिसर्च डिज़ाइन विल ऑलवेज हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सोर्सेज एंड द करेक्ट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए रेलेवेंट रहेगी. सेकेंडली, इट विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी जो कि आपकी अप्रोच को स्पेसिफाई करेंगी, जिससे आप डेटा गैदर और एनालाइज कर सकते हैं. कई सारे अप्रोचेस हैं. हमने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ा, उसके अंदर हमने सिम्युलेशन, इन्फ्रेंशियल अप्रोचेस पढ़े, हमने केस स्टडी अप्रोच पढ़ा. सो a research design, a clearly set out, well structured research design will help you to specify your strategy, जिस अप्रोच पे आप अपने डेटा को एनालाइज और इकट्ठा करेंगे. And the third big feature of a research design is that it also includes time and cost budgets. ये बात कई बारी हम हमारे प्रपोजल में खास तवज्जो नहीं देते, but if you are proposing your research to some finance agency or some funding agency, then this is very important, and this is how a research design will help you to ensure कि आप सही time और cost budgeting अपने study में बनाएं और इन constraints को जो है clear cut mention करें. So in brief, a research design must contain, मतलब एक research design में जरूरी तौर पर होना चाहिए एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. नंबर 1, आपकी जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसकी क्लियर स्टेटमेंट आपके रिसर्च डिजाइन में होना चाहिए. नंबर 2, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर गैदरिंग योर इन्फॉर्मेशन. किन टेक्निक्स और किन प्रोसेस आप सर्वे करेंगे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल लेंगे, ऑलरेडी एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल लेंगे, ये सारे प्रोसेस एंड टेक्निक्स जो हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के आप मेंशन करेंगे. नंबर 3, किस पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आपकी रिसर्च एथिकली साउंड होगी, किस तरीके के परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें आपके रिसर्च डिजाइन में होनी चाहिए. एंड नंबर 4,
what methods will you be using in processing and analyzing that data. So 4 किस्म की या 4 हिस्से आपके 4 चीजें आपके रिसर्च डिजाइन में होनी चाहिए. इनमें से अगर आप कुछ भी एक्सक्लूड करते हैं तो that will be an incomplete research design. You should know about what your problem is. You should know the procedures and techniques of gathering information. You should know the population that you are going to study, and you should know what are the methods that you are going to study, that you are going to use in processing and analyzing of your data. Now, एक अच्छी रिसर्च डिजाइन बेसिकली जब हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे तब हमने ये जाना था कि रिसर्च के टाइप्स को जब हम मेंशन कर देते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा रिसर्च डिस्क्रिप्टिव टाइप है या एक्सप्लोरेटरी है या फिर सर्वे पे बेस्ड है या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च है, तो अगर आप अपने रिसर्च टाइप को समझ लेते हैं तो आपके लिए उसकी रिसर्च डिजाइन करना इजी हो जाता है. सो एक अच्छे रिसर्च डिजाइन के कुछ फीचर्स होते हैं. ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेनिंग में हेल्प करता है. ये आपको ये भी बताएगा कि आपके पास क्या सेट ऑफ स्किल्स अवेलेबल होने चाहिए, आपके स्टाफ के पास क्या स्किल्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस वेरी रिसर्च. क्या ऑब्जेक्टिव आपको इस प्रॉब्लम में स्टडी करने चाहिए, प्रॉब्लम का नेचर क्या है जो आपको स्टडी करना है, और आपके पास कितना पैसा कितना टाइम अवेलेबल होना चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कंडक्ट दिस वेरी रिसर्च स्टडी. नाउ अगर आप अपने रिसर्च डिजाइन को अच्छे से मेंशन या अच्छे से स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने रिसर्च के टाइप को क्लियर कर लीजिए. Once you have come to know about the category, the broad category in which your research study falls in, then it will be easier for you to decide whether your research design should be flexible, whether it should be rigid enough to not entertain more variables. So इस तरीके से हमें पता होना नंबर 1 बहुत ज़रूरी होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ की, कि अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी है जिसको हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी भी कहते हैं, जो बेसिकली किसी वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप करने में और फिर उसको प्रूव करने में इन्वॉल्व होती हैं, ये रिसर्च डिज़ाइन के केस, इस स्टडी के केस में हम कैसे रिसर्च डिज़ाइन को लेना चाहिए हमें. सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जिन्हें हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़ कहते हैं, इनका मेन पर्पस होता है ऐसी स्टडीज़ को करना जिनमें हम एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और फिर हम उसे टेस्ट करते हैं. इन स्टडीज़ में मेजर एम्फेसिस होता है नए आइडियाज़ और नए इंसाइट्स को डिस्कवर करने में. एज सच ये जो रिसर्च डिज़ाइन है ये अप्रोप्रिएट होती हैं स्टडीज़ जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च डिज़ाइन में, क्योंकि हम हम एक नए आइडिया या नए डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ जो हैं वो लाइक इट्स नेम एक्सप्लोरेटरी इन नेचर हैं. यानी हम एक ऐसे अननोन एरिया को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में ऐड नहीं हुआ है, जिसके बारे में जानकारी अभी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को नहीं है. अगर आप ऐसे अननोन एरिया में वेंचर करना चाहते हैं देन योर रिसर्च डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि कई बारी आपको भी पता नहीं होता कि कौन से नए वेरिएबल्स उजागर हो जाएंगे जिन्हें आपको थ्रू द कोर्स ऑफ योर स्टडी शायद इन्वेस्टिगेट करना पड़े. So in such research design, in such studies, your research design should be flexible enough to provide opportunity for considering different aspects of a problem, जो aspect आपने शायद डिजाइनिंग के टाइम नहीं सोचे होंगे. ये इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी जो है इन रिसर्च डिजाइन में जो है, पहले जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो काफी ब्रॉडली डिफाइंड होती है, क्योंकि अगेन यू आर एक्सप्लोरिंग अनवेंचर्ड वाटर्स. अभी आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं या ऐसे रिसर्च को स्टडी कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं जिसमें बाकी स्टडीज नहीं हुई हैं. इस ब्रॉड प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे प्रिसाइज करेंगे एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में. इसके लिए जरूरत होती है एक ऐसे रिसर्च प्रोसीजर की जो कि समय समय पर जिसमें बदलाव करना पड़ सकता है. इसमें हम 3 मेथड्स की बात करते हैं.
आप सबसे पहले इसमें लिटरेचर को सर्वे करते हैं कि अब जो भी ब्रॉड कैटेगरी ऑफ योर प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से लिटरेचर, उसके ऊपर जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको आप अच्छे से सर्वे करें। क्या हाइपोथेसिस पुराने साइंटिस्ट ने रिव्यू किए थे, उन हाइपोथेसिस का क्या रिजल्ट निकला, क्या पुराने साइंटिस्ट ने किसी अनटेस्टेड हाइपोथेसिस को सजेस्ट किया है, किसी कोई रिकमेंडेशन दी है कि इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से रिसर्चर जो है अपने काम को, अपने डायरेक्शन को तय करता है और अपने हाइपोथेसिस को भी फॉर्म्युलेट करता है बाय रिव्यूइंग द वर्क ऑफ अदर पीपल इन द सेम डायरेक्शन। इसके अलावा बिब्लियोग्राफिकल सर्वे ऑफ स्टडीज के अलावा रिसर्चर जो है वो कई ऐसी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज को भी स्टडी करता है जिसके सॉल्यूशन को निकालने में जो प्रोसेस यूज हुआ था वो प्रोसेस ये अपने इस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम पर भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो दिस सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर जो है ये खासकर एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में बहुत हेल्प करता है आपकी टेक्निक्स को सिलेक्शन में, आपके रिसर्च के डिजाइन करने में और साथ ही आपके हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में। सेकेंड मेथड जो रिसर्च डिजाइन में किया जाता है वो है एक्सपीरियंस सर्वे, यानी आप अपने प्रॉब्लम से संबंधित ऐसे लोगों को इंटरव्यू करें जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है आपकी इस प्रॉब्लम को या इस कॉन्सेप्ट को। इस सर्वे में आप अलग अलग वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में आपको ये सर्वे मदद करते हैं और ऐसे एस्पेक्ट्स को भी अनकवर करने में मदद करते हैं जो आपने अभी तक नहीं सोचे। बट ऐसे सर्वे करने के लिए आपको आप में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप अच्छे से अपने सर्वे टूल को शेड्यूल करें, डिजाइन करें, जिसमें हर टाइप के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंटेशन मिले। साथ ही जिन लोगों पे आप एक्सपीरियंस सर्वे करना चाहते हैं उनका सिलेक्शन यानी रिस्पोंडेंट्स का सिलेक्शन भी इन्वेस्टिगेटर को काफी ढंग से करना चाहिए। इंटरव्यू शेड्यूल को सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग के रूप में लेना चाहिए, बट साथ ही आपके इंटरव्यू शेड्यूल में एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स को ये परमिशन होनी चाहिए, ये अलाउड होना चाहिए कि वो एक ऐसे इश्यूज या रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी रेज करें जो आगे जाकर आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा एनरिच कर सकता है। जनरली एक्सपीरियंस कलेक्टिंग इंटरव्यूज जो होते हैं वो लंबे इंटरव्यूज होते हैं, तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले एक एडवांस कॉपी रिस्पोंडेंट्स को भेज दें ताकि वो पहले से ही इन सवालों से अवगत हों और अपने जवाबों पर काम कर सकें, ताकि वो बेटर जवाब दे सकेंगे, वेल थॉट आउट आंसर्स दे सकेंगे। ये रिस्पोंडेंट्स को काफी एडवांस थिंकिंग करने में भी मदद करता है। हेंस जो एक एक्सपीरियंस सर्वे है वो रिसर्चर को एनेबल करता है प्रॉब्लम को बेटर डिफाइन करने में और अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को भी फॉर्म्युलेट करने में। ये सर्वे इंफॉर्मेशन देते हैं प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिसर्च के बारे में जो कि अभी तक रिसर्चर को खुद को भी पता नहीं थी। Then the third method that can be used is the analysis of insight stimulating examples. इनसाइट स्टिम्युलेटिंग एग्जाम्पल एक बहुत ही फ्रूटफुल मेथड होता है जिसमें आप हाइपोथेसिस को अच्छे से डिजाइन कर पाते हैं। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब हमारे पास एक्सपीरियंस सर्वे का ऑप्शन नहीं होता। इट इज बेसिकली और पर्टिकुलरली सूटेबल in areas where there is little experience to serve as a guide. So this method consists of intensive study of selected instances जो कि आपके phenomenon से related हो, जिसको आप study करना चाहते हैं। For this purpose आप existing records को examine कर सकते हैं या फिर unstructured interviewing कर सकते हैं, यानी आप उन सारे एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करिए जो कहीं ना कहीं आपके फिनोमिनन से जुड़े हैं, क्योंकि अब आप एक ऐसे सिचुएशन को स्टडी करना चाह रहे हैं जिससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस सर्वे का ऑप्शन नहीं है और ज़्यादा लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है। सो यू विल टेक वॉट एवर यू कैन गेट, एंड इन दिस केस यू गो फॉर इनसाइट स्टिम्युलेटिंग एग्जाम्पल्स, दैट इज यू विल गो फॉर एलिमेंट्स that are related to the phenomenon that you are interested in studying. Here the attitude of the investigator,
आपकी स्टडी की इंटेंसिटी, आपकी एबिलिटी टू ड्रॉ आउट डाइवर्स इंफॉर्मेशन काफ़ी मायने रखती है। अदरवाइज क्योंकि अवेलेबल लिटरेचर, अवेलेबल इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, आपको अपने डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मुलेट करने में दिक्कत आ सकती है। Moving on to the second category of research studies, that is the descriptive and diagnostic research studies. Descriptive research studies वो studies होती हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, कि जो कि किसी पर्टिकुलर फिनोमिनन या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करे। डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज डिटरमाइन करती हैं किसी घटना के फ्रीक्वेंसी पर या उसके अकरेंस पर जो है कंक्लूजन डिराइव करती है। द स्टडीज विच कंसर्न वेदर सर्टन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, जैसे कि अचानक कोविड-19 के आउटब्रेक में कुछ ऐसी स्टडीज आई कि द पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज यानी हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग या फिर डायबिटिक लोगों को कोरोना का खतरा अधिक है। सो दिस कुड हैव बीन कंक्लूडेड आफ्टर अ डायग्नोस्टिक रिसर्च, जिसके अंदर वेरिएबल्स का कोरिलेशन देखा जाता है। ये स्टडीज बेसिकली स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया कि हार्ट डिजीज का पेशेंट या फिर डायबिटिक पेशेंट कोरोना को लेकर ज़्यादा वल्नरेबल होता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर लोगों की स्टडी करने के बाद ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर सोशल रिसर्च और जेंडर स्टडीज़ या विमेन स्टडीज़ के भी ज़्यादातर रिसर्च इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें रिसर्च डिज़ाइन जो है डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में काफ़ी कॉमन रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायर करता है। यानी अगर आप डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक किस्म की स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी रिसर्च डिज़ाइन जो है काफ़ी मिलती जुलती होगी। इस केस में आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आपको क्लियर कट अपने मेजर्स को, अपने टेक्निक्स को मेंशन करना होगा। क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन विल हैव टू बी मेंशन्ड इन द स्टडी, since the aim is to obtain complete and accurate information. The procedure should be very carefully planned. The research design जो आप इसमें बनाएंगे must make enough provisions for protection against bias, यानी किसी भी किस्म के झुकाव या किसी भी किस्म के प्रेफरेंस को हमें रोकना है इस स्टडी के डिज़ाइन में। रिलायबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और इकोनॉमिकल कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च स्टडी शुड बी इंश्योर्ड, कि जब और जितने पैसों में आपकी स्टडी हो जानी चाहिए उतना ही समय, उतना ही मनी इसमें लगे। द डिज़ाइन इन सच स्टडीज शुड बी रिजिड। इसमें हम एक्सप्लोरेटरी स्टडीज की तरह फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसमें अटेंशन होना चाहिए फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी क्या हम स्टडी कर रहे हैं और ये स्टडी को हम क्यों कर रहे हैं। सेकेंडली, डिजाइनिंग द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसके अंदर क्या टेक्निक्स आप डाटा गैदरिंग की करेंगे उसको आपको मेंशन करना है। सेलेक्टिंग द सैम्पल, ये हम सब में बहुत क्लियर कट मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्या मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है फॉर सेलेक्टिंग द सैम्पल। कलेक्टिंग द डेटा, वेयर कैन द रिक्वायर्ड डेटा बी फाउंड, कहाँ से आप कोई प्राइमरी डेटा जनरेट कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं, कौन से टाइम पीरियड का डेटा होना चाहिए, कहाँ किस ऑथेंटिक सोर्स से आप सोर्स करेंगे अपने डेटा को, किस तरीके से एनालाइज करेंगे और अपने रिपोर्ट को किस तरीके से, अपनी फाइंडिंग्स को किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। So basically in descriptive and diagnostic study, the first step is to specify the objectives with sufficient precision. आपके objectives precise होनी चाहिए, साथ ही ये ensure करें कि data collected आपका relevant हो। आपने बहुत सारा एक phenomenon के आसपास, एक problem के आसपास बहुत सारा data collect किया, but end में आपका उसका कुछ percentage of data was only useful in deriving your or in fulfilling your objectives. That resulted in wastage of time, resources and money. So you should ensure कि आपके objectives specific हो ताकि आप सही डेटा, relevant डेटा को collect करें।
अगर केयरफुली ये नहीं कर पाते हैं तो हम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कई बार निकालने में सक्षम नहीं हो पाते। देन जब मेथड के सिलेक्शन का सवाल है तो टेक्निक्स आप जो है ऑब्जर्वेशन टेक्निक, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन वाली जितनी भी अवेलेबल मेथड्स हैं उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, पर्पसेस आदि को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद इन टेक्निक्स में से अपने लिए सूटेबल टेक्निक का चयन करें। डेटा कलेक्शन प्रोसेस और को अगर आप जितना ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन करेंगे उतना ही आप बायस और अनरिलायबिलिटी को भी रोक पाएंगे। जो भी मेथड आप सेलेक्ट करें, आपके चाहे ऑब्जर्वेशन हो या खासकर इंटरव्यू और क्वेश्चनर मेथड्स हैं, क्वेश्चंस शुड बी वेल एग्जामिन्ड, दे शुड बी मेड अनएम्बिगुअस, यानी द्विअर्थी या अनक्लियर क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इंटरव्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वो अपनी ओपिनियन को सवाल पूछते समय जाहिर ना करें। ऑब्जर्वर्स ट्रेंड होने चाहिए ताकि एक ही बिहेवियर को यूनिफॉर्मली कवर कर सकें। एंड इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू प्री टेस्ट द डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। जब आप फाइनली स्टडी पर्पज से अपने डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट या टूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे पहले प्री टेस्ट अवश्य करें, उसकी फर्दर रिफाइनिंग अवश्य करें। आपके सारे जो टूल्स होने चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, टेस्टेड टूल्स होने चाहिए। सो इन डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज एंड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज कुछ एक बहुत ही कॉमन जो है वो डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। जैसे कि ओवरऑल डिजाइन जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी में हम फ्लेक्सिबल डिजाइन्स देखते हैं क्योंकि हम अनवेंचर्ड एरियाज में जा रहे हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक टेक्निक में हम रिजिड डिजाइन्स लेते हैं जो कि इतने प्रोविजंस को रखता है ताकि कोई बायस नहीं हो, कोई रिलायबिलिटी का हनन नहीं हो। जहाँ तक सैम्पलिंग डिजाइन की बात है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेते हैं, यानी हम पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ले सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी हम कर सकते हैं। देन इन स्टैटिस्टिकल डिजाइन हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज में हमारी डिजाइन का जो स्टैटिस्टिकल डिजाइन होगा रिसर्च डिजाइन का, वो हो सकता है प्री डिसाइडेड ना हो, प्री प्लान्ड ना हो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम किस किस्म का डेटा अक्यूमुलेट कर पाएंगे। बट इन डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक टेक्निक्स we have a pre-planned design for analysis. As far as observational design is concerned, हमारे जो exploratory research design होते हैं उसका जो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस स्टडीज करते हैं तब हमने ये मान के चले थे कि हम ऐसे ओपन या फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल इंटरव्यू शेड्यूल्स रखेंगे जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो अपने इश्यूज को रेज कर सकता है जो अभी तक इंटरव्यूअर के दिमाग में नहीं आए थे। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक आपका जो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल थॉट आउट होना चाहिए फॉर डेटा कलेक्शन। एंड ऑपरेशनल डिजाइन की जहां तक बात है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज में हम कोई फिक्स डिसीजन पहले से नहीं ले पाते हैं कि हम किन ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को या डाटा एनालिसिस के प्रोसीजर्स का पालन करेंगे, जबकि इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हमें काफ़ी पहले से ही एडवांस डिसीजंस ले लेने हैं अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बीइंग स्पेशली हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट और हैंडल योर डेटा, एनालाइज योर डेटा. Then we have the research design in case of hypothesis testing research studies. Hypothesis testing research studies जिन्हें हम empirical या experimental research studies भी कहते हैं, जहाँ researchers जो हैं वो hypothesis को causal relationships between variables के आधार पर test करता है, experimental group बनाता है, control group बनाता है, उन दोनों पे किसी ना किसी variable को implement करता है, एक पे नहीं करता, और overall difference देखता है the impact of variable over other variables. So dependent independent variables का relationship इसमें देखा जाता है. इस केस में हमें बहुत ही अगेन टाइटली निट
प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम एम्पेरिकल स्टडीज़ में या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज़ की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हमारे पास खूब अवेलेबल हैं। आपने आर ए फिशर का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्होंने एग्रीकल्चरल रिसर्च में रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन दी थी। तो इस केस में जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी अच्छी रिसर्च डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होती हैं जिसमें बिफोर और आफ्टर विदाउट कंट्रोल, जैसे मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल डिज़ाइन होती है जिसमें आप विदाउट कंट्रोल की कोई डिज़ाइन ले सकते हैं, आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिज़ाइन, बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल. सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस दैट आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन स्टेटिस्टिकल कोर्सेज. इसके अलावा फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जैसे कि कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइंस, randomized block design, Latin square design, factorial design. So these are the experimental research designs जो कि जिसके लिए काफ़ी in depth हमें knowledge होना ज़रूरी है. They are large chapters in themselves. बट इसके लिए हम प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग, अगर सिंपल भाषा में जाने तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्टिंग जैसे रिसर्च डिज़ाइंस हम लेते हैं. एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम ब्लॉक डिज़ाइंस भी ले सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग इंटरवेंशंस का इफेक्ट हम देख सकते हैं. सो रिसर्च डिज़ाइन जो है आपकी रिसर्च की स्टडी पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से किस कैटेगरी या किस टाइप ऑफ रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी रिसर्च डिज़ाइन के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करके आप एक आयरन क्लैड रिसर्च डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकते हैं. So that is all about our today's class on research design. Thank you all very much.